एक्चुअली में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वित्त बाजार, ठीक है, वित्त बाजार का कॉन्सेप्ट तब तक आपको पता चल गया होगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड है, ठीक है। किस तरीके से जो हमारी मुद्रा है उसको निवेश करके और ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पूंजी का निर्माण किस तरीके से हो, पूंजी का निर्माण किस तरीके से होगा, ठीक है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, ठीक है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो दो चीजें आती होंगी। वित्त बाजार की संरचना करने के पीछे कारण क्या था? एक्चुअली में मैं अभी मेंस का 2022 का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था ट्रिपल पी मॉडल के ऊपर, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मेंस का क्या है आपका सिलेबस? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, आर्थिक विकास। उसके अंतर्गत क्या आएगा? सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन देख रहा था उसमें क्या दिख रहा था मॉडल, कि ट्रिपल पी मॉडल के आधार पे ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली पूछने का आइडियोलॉजी क्या था, उसकी सोच क्या थी कि ट्रिपल पी मॉडल क्या है और ट्रिपल पी मॉडल का यूज करके किस तरह से हम अपने अर्थव्यवस्था को एक नए मुकाम पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख के लाएंगे, पिछला वाला तो दिखाया नहीं, क्वेश्चन नोट करिए। अर्थव्यवस्था में ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना। कई बार मैंने क्लास में डिस्कस किया इस टॉपिक को, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। लिखिए, अर्थव्यवस्था में ट्रिपल पी क्या है? ट्रिपल पी क्या है? यह सरकार की या एक देश की, सरकार की या एक देश की किस प्रकार से मदद कर सकता है उसके आर्थिक विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहां तक लिखा था आप लोगों ने? एक लोग हाँ? अरे यार कोई एक बोलो, तुम बताओ क्या है, क्या है? आर्थिक विकास को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ावा दे सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन के लैंग्वेज में मत जाना, समझ जाना। देखो क्वेश्चन को राइट कैसे करोगे। बात कर रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है क्या ट्रिपल पी मॉडल क्या है, ये जानना चाह रहा है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले 15 से 30 लाइन आप बताओगे कि ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, किस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक दोनों पार्टनरशिप करके किसी भी प्रोजेक्ट को अंजाम देती है, ठीक है ना। बेसिकली इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब दूसरी चीज क्या बताओगे, ट्रिपल पी अभी कहां इस्तेमाल हो रहा है, किस किस पर्टिकुलर एरिया में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत ट्रिपल पी मॉडल यूज होता है। आजकल आप लोग देख रहे हो संविदा पे जॉब दी जा रही है, संविदा पे जॉब दी जा रही है क्लर्क वालों को, क्या टेम्पररी बेसिस पे काम कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जॉब तो दी जा रही है मगर परमानेंट नहीं है, ठीक है। ट्रिपल पी मॉडल के आधार पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी, उनको हम प्राइवेट अथॉरिटी से लीड कर ले रहे हैं। अब कोटा ये राजस्थान के एक स्टेशन को बंसल कंस्ट्रक्शंस ने हायर कर लिया कि आज से जो भी इस स्टेशन की कार्रवाई होगी एक प्राइवेट संस्था देखेगी। रेलवे केंद्रीय है, ठीक है ना, सरकारी संस्था है, इंटरेस्ट कमाती है। दूसरी चीज, ट्रिपल पी मॉडल से आप कैसे गरीबी को दूर करेंगे, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके से इस मॉडल को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कभी भी अर्थव्यवस्था में जब कनेक्टिविटी की बात होती है ना, पूंजी की बात होती है, किस लिए होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए, रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए। डिजिटलाइजेशन और आईटीसी क्या है?
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आईटीसी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट, जैसे ये भौतिक चीजें हैं इसको डिजिटलाइज कर दिया। इक्विटीज है, इनको अगर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कौन क्या बोलते हैं, कौन कन्वर्ट करता है, डीमैट कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ये सारा एस्पेक्ट उसमें लिखोगे कि ट्रिपल पी मॉडल किस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने में, पॉवर्टी इरेडिकेट करने में, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, तीसरी चीज क्या, राज्य व्यवस्था के निर्माण में, और प्लस अर्थव्यवस्था को किस तरीके से जीडीपी की ग्रोथ करने में ये हेल्प करेगा, ये भी सारी चीजें आप उसमें डिस्कस करना, ठीक है। और तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लिख के लाइए, पहले देखता हूँ क्या लिखते हैं फिर मैं बताऊंगा। अब मार्केट की बात करते हैं, वित्त बाजार, ठीक है। वित्त बाजार के अंतर्गत क्या है कि हमेशा मैंने आपको बताया बाजार क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में चलता है, ठीक है ना। कभी ऐसा होता है कि मुद्रा का प्रवाह बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, कभी ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट हो गए, मेट्रो हो गए, ये सारी जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उनके लिए सबसे मुख्य और आवश्यक चीज क्या होती है, पूंजी, ठीक है। पूंजी इकट्ठा करने के लिए ये सारी कंपनियां वगैरह किसका इस्तेमाल करती हैं, वित्त बाजार का। वित्त बाजार में क्या होता है, जब भी मार्केट जो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलप कर रहा है, देख लो समय अंतराल है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे क्या है, ग्राफ देख लो, अर्थव्यवस्था का ऊपर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पूंजी आ रही है वित्त बाजार से, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे हैं, ढेर सारे शेयर खरीद रहे हैं, एल&टी, हीरो मोटोकॉर्प, उसके बाद जितनी मतलब कंपनियां हैं, इफ्को है, ये सारी जितनी भी इक्विटीज निकाल रही हैं, इसके ऊपर जनता पूरा का पूरा निवेश कर रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक जब क्या होता है, निवेश की मात्रा आप हमेशा ही नहीं रख सकते। क्या होता है ना कि निवेश कम होने के पीछे एक कारण होता है मोटिवेशन का भी, ठीक है ना। आप निवेश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपके प्रॉफिट का लेवल एक फिक्स हो गया है, ठीक है ना। कुछ समय बाद आप कहोगे कि नहीं निवेश करना है, कुछ ज्यादा विशेष फायदा ही नहीं हो रहा है, क्या मतलब मेहनत करने का, समझ रहे हो आप लगातार पढ़ते रहोगे, पहला अटेम्प्ट दोगे नहीं क्लियर होगा, दूसरा दोगे नहीं क्लियर होगा, तीसरे में डिमोरलाइज होगा, लग रहा है मेरे बस की नहीं है, मगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। वित्त बाजार में क्या है, पूंजी का जो निर्माण करना है बेसिकली किस लिए है, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी अर्थव्यवस्था में बूस्ट करेगा। तो मार्केट स्पेकुलेशन सट्टा क्या होता है, एक ही मार्केट में उतार और चढ़ाव को देखता है आदमी, ठीक है ना। जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला रहता है तो इस समय क्या होता है, शेयर्स और इक्विटी ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, इक्विटी की वैल्यू बढ़ते रहती है। अब जब भी क्या होता है, अब देखो डायनेमिक प्राइसिंग में क्या होता है कि जब आप कुछ समय पहले टिकट करोगे, राजधानी वगैरह में टिकट करोगे 2-3 महीने पहले फ्लाइट वगैरह में, तो क्या आपको कुछ कम रेट मिलेगा, ठीक है ना। जो किराया लगेगा, जैसे जैसे उसकी सीट बिकती जाएगी, जैसे जैसे उसका डिमांड हाई होता जाएगा, आप देखोगे उसमें इजाफा होते जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे मार्केट में जैसे जैसे इक्विटीज दिखती जाती है, लोग और परचेज करते हैं, उसका दाम बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं कि अभी टाटा है 80 रुपए में अपना इक्विटी बेच रहा है, अभी से 5 महीने बाद उसकी कीमत 150 रुपए हो जाएगी, तो कोई भी खरीदेगा कि नहीं, तुरंत यहाँ पे खरीदेगा और ले जाकर के दूसरी जगह पे बेच देगा। और वो अभी नहीं बेचेगा, वो 5 महीने बाद बेचेगा, जब उसकी कीमत 80 रुपए से कितने पे हो जाएगी, 150 रुपए पे हो जाएगी, ठीक है ना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हैं लोग, जैसे 4-5 शेयर में पैसा लगा दिए हैं, ठीक है, एक शेयर में नुकसान हो रहा है, बाकी सब में ज्यादा निवेश कर दिए, ठीक है ना। यहां से नुकसान की भरपाई आप अगले शेयर से कर रहे हो। तो सट्टेबाज वगैरह लोग क्या होते हैं, मार्केट स्पेकुलेशन इसी तरीके से करते हैं सट्टेबाजी, ठीक है ना। जब देख रहे हैं मार्केट बहुत तेजी से चढ़ रहा है, जल्दी जल्दी खरीदने लगते हैं, ठीक है। जब धोखा कब होता है, तो डूबते कैसे हैं, अब हम ये अनुमान लगाए कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ ऊपर जाए, ठीक है ना, हमने अनुमान लगाया, अचानक से क्या होगा, यहाँ पे बाढ़ आ गई, आपातकाल की स्थिति आ गई, ठीक है ना, या फिर अमेरिका का मार्केट क्रैश हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी में वॉर छिड़ गया, यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर हो गया, आप देख रहे हो डायरेक्टली कोविड-19 महामारी फैल गई। समझ लो, हमने जिस तरीके से वित्त लेकर के जा रहे थे, अचानक से आए आपातकाल स्थिति की वजह से वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया, अचानक से मार्केट गिर गया। अब ये जो बंदा 80 रुपए में यहाँ पे खरीदा था, अब इसकी कीमत गिर करके 60 रुपए हो गई है, ठीक है। तो ये बंदा अभी भी नहीं इसको बेचेगा, इसको पता है कि अभी जैसे ही महामारी की स्थिति बदलेगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, सरकार क्या करेगी, नए नए इनिशिएटिव लेकर के आएगी,
कॉर्पोरेशन टैक्स कम करेगी, इससे क्या होगा, लोग निवेश ज्यादा करेंगे, इंडस्ट्री ज्यादा विकास करेगी, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग फिर से इक्विटी खरीदेंगे, तो मार्केट अभी अगले 5 महीने में उठने की संभावना है। ये व्यक्ति क्या करेगा, अगले 5 महीने में यहाँ पे शांत बैठेगा, फिर क्या, जैसे ही देखा मार्केट यहाँ पे पहुंचा, फटाक से उसको बेच दिया, और जैसे इसकी कीमत 500 रुपए हो गई, 80 रुपए की इक्विटी अपने सेंस की वजह से कितने पहुंचा दिया, 500, क्योंकि 500 रुपए की इक्विटी है, इसको पता है कि अब क्या है, मार्केट गिरने वाला है, ठीक है ना। एक बार फिर क्या हो गया, वॉर छिड़ गया, इधर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करने लगा, उधर यूक्रेन रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है एकदम डिस्टर्ब हो गया है। कोविड-19 में क्या हुआ था, सप्लाई चेन, पूरी दुनिया का सप्लाई चेन नेटवर्क किसको बोला जाता है, चाइना को, ठीक है ना। चाइना पूरी तरीके से लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, अब चाइना क्या चीप प्रोडक्ट्स बनाता है, सस्ते सामान बनाता है, ठीक है ना। सस्ते सामान क्या, जो डेली बेसिस पे, क्या है, गुड़िया है, गुड़िया का कारोबार है इंडिया में, पर्टिकुलर क्या है, गांव के लोग हैं बना रहे हैं गुड़िया, पर्टिकुलर किसी त्योहार में बेच रहे हैं। अब चाइना क्या करेगा, एकदम सस्ते दाम पे, अगर जो इंडिया में वो 5 रुपए में बन रहा है, ये चाइना 3 ही रुपए में बना देगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सप्लाई चेन जैसे ही इरप्ट हुआ, उस समय सारे अर्थव्यवस्था की आंख खुली कि हम किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें मल्टीपल रास्ते खोलने होंगे, ठीक है ना। तो यही सट्टेबाज भी करता है कि अगर जो किसी एक शेयर पे सिर्फ निवेश करेगा, वो अगर जो डूबा तो उसका मामला खत्म, तो क्या करता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करता है, अलग अलग कंपनी में, हीरो मोटोकॉर्प में लगाएगा, रियल एस्टेट में एलएनटी में लगा देगा, आईटीसी में, इंफोसिस में लगा देगा, आप समझ रहे हो ना। अलग अलग वो अपने पैसे को, अपने पूंजी को निवेश करेगा जहां पे मार्केट के आधार पे। अब क्या है, इसको पता है अगले 5 महीने में मार्केट गिरने वाला है, ठीक है ना, वो अनुमान लगा रहा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं अभी सोने का भाव नहीं गिरेगा, सेंसेक्स नहीं गिरेगा, सब कुछ गिरेगा, वो चला की क्या यहीं पे बेच दिया। अब यहाँ पे जितने भी है वो सब जान रहे कि ये गिरेगा, तो लगातार बेचना स्टार्ट होता है। अब मार्केट जो गिर रहा है तो उसको और तेजी से गिरा देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बियरिश मार्केट, इसको बोलते हैं बुलिश मार्केट, मतलब तेजड़िया मंदड़िया, ठीक है ना। तेजड़िया क्या करता है, बढ़ते हुए मार्केट को और बढ़ा देता है, मंदड़िया क्या करता है, घटते हुए मार्केट को और गिरा देता है, ठीक है ना। तो मार्केट स्पेकुलेशन बेसिकली यही होता है, किस किस चीजों से प्रभावित होता है, राजनीतिक उठापटक। अब मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसने अपना पंचवर्षीय योजना कुछ और बनाया, कुछ और आधार बनाया है, ठीक है। मोदी जी हैं, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बदला, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन वगैरह, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई वगैरह पॉलिसी चेंज करना है, मानव संसाधन का विकास करना है, ठीक है ना। डिफरेंट पॉलिसी हो गई। अब कांग्रेस का अप्रोच कुछ और था, वो अगले 30 साल में इंडिया को अपने विजन के हिसाब से कहीं और देख रहा था। बीजेपी लीडर आया, उसका विजन कुछ और है, समझ लो। जब राजनीतिक उठापटक होता है ना, तब भी मार्केट के अंदर चेंजेस आने की संभावना होती है। अभी क्या है, मऊ में सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही है, अभी राजनीतिक उठापटकों की दंगा हो गया, सारी चीजें बंद, ठीक है। क्या होगा, अचानक से जीडीपी गिरेगी, डिमांड वगैरह सारी चीजों में कमी आएगी, तो इस तरह की संभावना होती है। दूसरी चीज क्या, प्रॉफिट बुकिंग। अब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग में आप क्या देख रहे हो कि जब हमें घाटा होने वाला, हम पहले ही बेच दिए, मतलब मार्केट अभी गिर रहा था। अब ये निवेशक क्या है, पूंजी किसको चाहिए, कंपनी को चाहिए। अब ये कंपनी जब मुसीबत में है, तभी आप इसका साथ छोड़ दिए, कैसे निवेशक हुआ, समझ रहे हो। ये आपके भरोसे बैठा था कि ये बंदा ने मुझे 500 रुपए दिया है, इसको लगाऊंगा और इसी पैसे को कमा करके फिर इसको भी प्रॉफिट कराऊंगा। ये बंदा देखा, अच्छा ये मेरे चक्कर में है, इसकी कंपनी तो डूबने वाली है, वो बेचा, ठीक है। 500 रुपए की चीज 250 में लेता है, उसकी इक्विटी कम, अब पूंजी जो पहले उसको 500 मिलने वाली थी, अब 250 मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, जब पूंजी में कटौती आएगी, जब फैक्टर कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है कि मेन कॉस्ट पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। मार्केट जो है प्रभावित होगी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्बिट्रेज का, जी, राजनीतिक उठापटक, ठीक है ना, बदलाव जो होता है राजनीतिक में, ठीक है, आए दिनों में। अमेरिका के ब्याज दर में बदलाव होता है। अमेरिका मार्केट बेसिकली क्या करता है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो डॉलर्स के थ्रू हम लोग सारी जगह मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह करते हैं, तो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक समय में क्या हुआ था ना, अमेरिका ने क्या किया कि मतलब अपने लोकल लोगों को बोला कि ठीक है, एकदम सस्ते रेट पे हम क्या करेंगे, आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगे, एकदम सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट पे। क्या हुआ, होम लोन सबको प्रोवाइड कर दिया,
सारे लोग के पास पैसा हो गया, सारे लोग के पास घर हो गया, सारे लोग को ईएमआई जमा करना था, लेकिन वो रिसेशन का दौर आया, ऐसा दौर आया कि लोगों के पास आय का स्रोत बंद हो गया था। ऐसी कंडीशन आ गई थी, जो बैंक्स लोन बांटे थे वो भी बैंकरप्ट हो रहे थे, अमेरिकन बैंक्स बैंकरप्ट हो रहे थे। इसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा था, सेंसेक्स मार्केट लगातार गिरने लगा था, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अकाल पड़ना वगैरह समझ ही रहे हो आप लोग, ठीक है। मार्केट स्पेकुलेशन बेसिकली इसी को कहते हैं। देखिए आर्बिट्रेज क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर जो मैं कोई एक व्यक्ति हूँ, तो अगर जो मेरा कॉन्सेप्ट व्यापारी होगा, ठीक है ना, अगर जो मैं अर्थव्यवस्था के आधार पे चलता हूँ, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना किसी तरीके से। अब समझ जाइए कि मान लीजिए मऊ के सब्जी मंडी में आलू मिल रहा है 50 रुपए किलो, ठीक है ना, और गाजीपुर की सब्जी मंडी में आलू मिल रहा है 80 रुपए किलो। एक किसान आया देखा कि मैं 30 रुपए में आलू खरीद रहा हूँ, मैं 50 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। मऊ में वही चीज खरीदा, उसके बाद मऊ की आलू खरीद करके कहाँ पे, गाजीपुर में ले जाकर के बेच रहा है, अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें जोड़ के। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मार्केट का फायदा उठा रहा है। पर्टिकुलरली वही सामान है, आलू है, ठीक है ना, इसकी कीमत मऊ के मार्केट में कम है, गाजीपुर के मार्केट में ज्यादा है। तो ये व्यक्ति क्या किया, आलू मऊ के मार्केट में ना बेच करके कहाँ पे बेचेगा, गाजीपुर के मार्केट में। आर्बिट्रेज में इसी तरीके से होता है, दो मार्केट के बीच में क्या होता है, लोग तुलना करते हैं, फ्यूचर में अनुमान लगाते हैं कि अभी बॉम्बे सेंसेक्स में पर्टिकुलर इक्विटी की कीमत 800 रुपए है, ठीक है ना, तो अभी से कुछ समय बाद मार्केट 2 में, यानी कि अब जब देखोगे दूसरे बाजार में जाकर के देखोगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये व्यक्ति क्या करता है, पर्टिकुलरली इस कीमत के आधार पे फायदा उठाता है, देखता है कि मार्केट में अभी इसकी कीमत कम है, यहां से इक्विटी उठा के कहां पे बेच देता है, यहां पे बेच देता है। ये क्या करने के लिए काम करता है, ये मार्केट का एकीकरण करने का काम देता है, मार्केट को जोड़ता है। आप जी जी थोड़ा सा लाउड बोलिए जी। मऊ मार्केट में है, हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए मऊ है, बैठिए समझाता हूँ आराम से। ये क्या है, गाजीपुर, दो डिफरेंट मार्केट है, ठीक है ना। अब एक वस्तु चुनते हैं, सपोज दैट एक कार उठाते हैं, कार उठाते हैं, सेकेंड हैंड कार की बात कर रहे हैं, कार, ठीक है। अब ये कार है ना, कार 2000 मॉडल है, ये व्यक्ति क्या चाह रहा है, इसको बेचना। इसकी क्या उम्मीद रहेगी कि इसको बेहतर से बेहतर दाम मिले, ठीक है ना, ये यही सोचेगा इसको बेहतर दाम मिले। आप जब कोई भी सामान बेचते हो तो आप क्या देखते हो, तोल बोल करते हो ना कि भैया रमेश हमको 30,000 दे रहा है, तुम 35,000 दे रहे हो, तो मैं तुमको 35,000 वाले को बेचूंगा, क्यों, 5,000 का मुनाफा हो रहा है। इसमें क्या, मार्केट के अंदर ये कार वाला जो है, जब यहाँ पे मऊ में बेचने गया तो इसको 1 लाख रुपए मिल रहे थे, ठीक है ना, और जब यही गाजीपुर में गया तो इसको 1,20,000 रुपए मिल रहे थे। समझ रहे हो आप, 20,000 रुपए इसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये मऊ ना जाकर के कहां पे गया, गाजीपुर में गया। समझ रहे, ये सिर्फ मार्केट का यूज कर रहा है वस्तुओं को। सपोज दैट आपने इक्विटी खरीदा L&T का, ठीक है ना, L&T है, एक नया प्रोजेक्ट डाली, उसको क्या मेट्रो बनाना है, कहां पे, मऊ के अंदर, ठीक है ना।
गाजीपुर तिराहा से लेकर के कहां कोपागंज तक वो मेट्रो बना रहा है, उसको पर्टिकुलर पूंजी की आवश्यकता है, उसने अपनी इक्विटी बेची। जैसे ही इक्विटी बेची एल&टी, वो क्या करती है यहाँ पे, जब एक मार्केट में, जब एक पर्टिकुलर वित्त बाजार में बॉम्बे सेंसेक्स में उस इक्विटी की कीमत है कितनी, 200 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे जब गुजरात के अहमदाबाद मार्केट में गया तो वहां पे उसकी कीमत थी 250 रुपए। इक्विटी किसकी थी, एल&टी की। एक इंडिविजुअल ले रखा था ये व्यक्ति, ठीक है ना। ये व्यक्ति क्या किया, ये देखा कि यहाँ पे 200 रुपए कीमत है, यहाँ पे 250 रुपए कीमत है, तो इक्विटी को कहां बेचेगा, जहां पे उसको बेहतर कीमत मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी एक व्यक्ति एक मार्केट से उठा करके वही सप्लाई क्या दूसरे मार्केट में करता है, तो मार्केट में कंपटीशन आने लगता है। समझ रहे हो, ये क्या करता है, मार्केट का एकीकरण करता है, फेयर कंपटीशन होता है। समझ रहे हो, आर्बिट्रेज की मदद से वित्त बाजार में क्या है, इक्विटी के बीच में जो लेन देन की जाती है इसको संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। एक मार्केट में क्या स्पेकुलेशन, ये भी सट्टेबाजी ही है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि कल होकर के उस मार्केट में बेहतर होगा, तो हम जाकर के उस मार्केट में इक्विटी को बेच दे रहे हैं, ठीक है। कल होकर के उस मार्केट में बढ़िया होगा तो वहां पे, समझ रहे, बेसिकली जो शेयर मार्केट में वही काम ही करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। आर्बिट्रेज क्या है, बेसिकली कि बाजार की कीमतों का फायदा उठा करके इसको समझ के फ्यूचर में अनुमान लगाते हैं हम लोग कि भविष्य में इस बाजार में क्या है, कीमत अधिक मिलेगी मुझे, तो हम लोग क्या एक बाजार से दूसरे बाजार में इसको बेच देते हैं, ठीक है ना। महंगाई इसमें कहां बढ़ रही है, आप वैल्यू की बात हो रही है। सोना है 1 किलो सोना है, श्रीलंका में ये 1 किलो सोने की कीमत 10,000 रुपए है। इंडिया में भी सेम नहीं ना हो सकता है, दो मार्केट है, एक श्रीलंका और एक क्या है, इंडिया है। अब इंडिया का व्यापारी देख रहा है कि इंडिया में मैं सोना बेच रहा हूं तो मुझे 8,000 रुपए मिल रहा है, और श्रीलंका में बेच रहा हूं तो 10,000 रुपए मिल रहा है, कहां बेचेगा। वही सारी चीजें हैं, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अगला जो है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है, इसी की तरह से है। इंटरेस्ट रेट अभी समझ में आ जाएगा, बता रहा हूं। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज के अंतर्गत है। आर्बिट्रेज में हम लोग क्या कर रहे थे, मार्केट की, बाजार की कीमतों के आधार बना करके हम लोग क्या कर रहे थे, तोल-मोल कर रहे थे, ठीक है। अब क्या है, कभी भी किसी विदेशी अगर जो मुद्रा में, ठीक है ना, एक सपोज दैट मैं एक इंटरनेशनल क्या हूं, पूंजीपति हूं, ठीक है। एक इंटरनेशनल क्या हूं, मैं इंडस्ट्रीज, सपोज दैट टाटा ही हूं, मैं अंबानी हूं, मैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड और कॉमर्स कर रहा हूं। अरे यार जज्बाती हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा हूं मैं। अब क्या है कि मैंने देखा कि मैं अभी अमेरिका में रह रहा हूं तत्काल में। अमेरिका में मैंने क्या देखा कि ब्याज दर जो है ना वो कम है, ठीक है ना। वो जो पैसा पूंजी दे रहा है ना, अब क्या पूंजी में क्या आप कर रहे हो, ये एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी भी संस्था को लोन दे रहे हो, आप क्या करने के लिए, काम करने के लिए, ताकि वो निवेश करेगा और आपको वापस करेगा। ये लोन जो आप दे रहे हो ना, आपने देखा कि यूएसए में ब्याज का दर कम है, इंडिया में ज्यादा है, तो आप यूएसए में नहीं निवेश करोगे, कहां निवेश करोगे, इंडिया में। क्यों, आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। सपोज दैट आप बैंक हो, आपको लोन बांट रहा है, एक व्यक्ति आपको 7% की दर से देगा और एक व्यक्ति 9% देगा, आप किसको लोन बांटोगे, 9% वाले को, क्योंकि 2% का आपको लाभ हो रहा है। वही होता है क्या, मार्केट में हम लोग देखते हैं, जब भी किसी विदेशी को इन्वेस्ट करना रहता है तो क्या करता है, मार्केट की स्टडी करता है। जिस मार्केट में ब्याज दर कम होता है वो पर्टिकुलरली उसी मार्केट में निवेश करता है, सॉरी ज्यादा होता है उसी मार्केट में निवेश करता है। क्यों, क्योंकि अगर वो यूएसए में निवेश करेगा तो उसको इंटरेस्ट पे उतना परसेंट कम मिलेगा, और इसमें क्या है, इंटरेस्ट पे उतना परसेंट ज्यादा मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, इसमें क्या है, हम लोग आधार किसको बनाए हैं, ब्याज को, ठीक है ना, इंटरेस्ट को बनाया है। और आर्बिट्रेज में हम लोगों ने किसको आधार बनाया था, वस्तुओं की कीमत को। समझ रहे हैं, कॉस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। समझ रहे हो, ये दोनों चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर एग्जांपल जो पहले वाला बताएं वो क्लियर नहीं हुआ है। कौन सा वाला, तो आगे वाला एग्जांपल बताएं। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे इस मार्केट में कम हुआ तो यहाँ पे बढ़ेगा ना।
देखो देखो बता रहा हूं। आलू है, आलू की खेती मऊ में होगी। जहां पे पर्टिकुलर खेती होगी वहां पे उसका लोकल प्रोडक्ट का दाम कम होगा कि नहीं होगा। यही आलू जो मऊ में आप पैदा कर रहे हो ना, ये कहां पे, ओमान में। ओमान छोड़ो, सऊदीया में। सऊदीया में आलू उगता है, सऊदीया में आलू उगता है। सऊदीया में आप जाओगे ना, पेट्रोल आपको 10 रुपए लीटर मिलेगा, आलू कितना 80 रुपए किलो मिलेगा। इंडिया में क्या है, पेट्रोल आपको 100 रुपए लीटर मिल रहा है और आलू आपको 10 रुपए किलो मिल रहा है। समझ रहे हो आप मार्केट में, यही बदलाव होता है। देखिए इसमें क्या है ना, अब ये आलू वाला ये व्यक्ति ना वो चालू है। अगर जो ये क्या देखो कैसे कैसे ये चालू है, ये क्या देख रहा है ना पर्टिकुलर एरिया में, जो मऊ में जो पैदावार किया, मऊ में बेच रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको मतलब उतना फायदा नहीं हो रहा है। अब इसको भी तो आगे बढ़ना है, हर किसान को भी तो आगे बढ़ना है। ये व्यक्ति क्या किया, ये देखा कि सऊदीया में तो आलू पैदा ही नहीं होता है, ठीक है ना, इसका फायदा उठाया। ये क्या किया, पैसे खर्च किया, फ्लाइट पकड़ा, सऊदीया के आलू बेचने और पैसे कमा करके लाया। अंग्रेज वगैरह क्या किए जो भी उससे अच्छा लगे, ठीक है ना। बेसिकली समझ रहे हैं ना आप लोग, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मजा ही आ गया क्या, मान जाओ। लगता है नहीं यूपीएससी की क्लास ले रहा हूं, होता है एक्चुअली में। अभी मैच्योर होने में समय लगेगा, ठीक है ना। बंदर से इंसान बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। अब इंसान से इंसान बनने में थोड़ा समय लगेगा, समझ रहे हो आप। वो गैप किसी में जो बच्चा अभी शांति सुन रहा है ना, उसका गैप कम होगा, और जो भी बात कर रहा है ना, बता रहा हूँ 8 महीने झेलोगे। अगला जो टॉपिक है वो है हेजिंग, ठीक है। हेज मतलब क्या होता है, बाढ़ बनाना, या फिर मेड़ का नाम सुने हो। जब क्या होता है, हम देखते हैं बारिश में पानी बहुत ज्यादा आने वाला रहता है ना, तो हम लोग क्या मेड़ बना देते हैं, क्या पानी को रोकने के लिए, ताकि हमारा खेत बर्बाद न कर दे। हेजिंग क्या होता है, इसी तरीके की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मार्केट रिस्क, क्या बोलते हैं इसको, बाजार जोखिम, ठीक है। ये क्या होता है, बाजार जोखिमों के अंतर्गत काम करता है। इसमें क्या होता है, हेजिंग क्या बेसिकली, आपको पता है बाजार में रिस्क तो रहता ही है, विदाउट रिस्क बिजनेस। आप जो निवेश कर रहे हो ना, कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट ही देगा, ठीक है ना। रिस्क ले रहे हो आप, क्या पता अगर जो अपने टाटा के ऊपर निवेश किया, कल होकर के टाटा को कोई टेंडर ही ना मिले, आपके पैसे गए, टाटा लाभ नहीं कमा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको नुकसान होगा। हेजिंग के अंतर्गत क्या है, आपने बाजार जोखिमों से बचने के लिए 2 ऑप्शन उठाया। ठीक है, एक होता है फ्यूचर्स, ये एक होता है ऑप्शंस। अब ये दोनों क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। हेजिंग समझ रहे हो, मार्केट में बाजार जोखिमों से बचने के अंतर्गत हम लोग कुछ क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है ना, कुछ मेजर्स उठाते हैं, कुछ सावधानियां बरतते हैं, ठीक है ना। वो सावधानियां के अंतर्गत में 2 तरीके हैं, एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शन, ठीक है। तो बाजार जोखिमों को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करेंगे, ये दोनों एक एक करके हम लोग देखते हैं।
सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं आप लोग के? क्या बात है। ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ रहे हो कि गांधी वांधी? नहीं पढ़ रहे हो? गांधी जी पर्टिकुलरली कैसे लगते हैं आप लोग को? बचपन में मेरे पापा ने एक कहानी सुनाते गांधी जी की, मुझे हमेशा काम करता है। क्या हुआ ना कि है जिज्ञासा है लोग के अंदर, नहीं देखो क्या हुआ ना कि मेरा ना मतलब जैसे एक आदत था, मैं लोगों में बड़ा कमी देखता था। ये यार मैं ऐसे नहीं कर पा रहा, तुम भी तो ऐसे नहीं कर पा रहे हो पर्टिकुलरली, मतलब मैं ये देखता था पहले अपनी ओर झांकने से पहले मैं सामने और देखता था। पापा बोले कि यार बैठो एक बात बताता हूँ। बोला यार ठीक है बताइए। बोले यार गांधी जी के पास ना एक बंदा है, बड़ा परेशान किसान था, एकदम ऐसे परेशान होकर पहुंचा। कहा गांधी जी ये बताइए कि मेरा बच्चा है बहुत ज्यादा भेली खाता है, भेली समझते हो गुड़ है ना, बहुत ज्यादा भेली खाता है। कौन सुना है? अच्छा सुन चुके, समझ रहे हो ना? तो पहले अपने अंदर मतलब वो चीजें सही करनी है, उसके बाद सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखना है। समाज में हमेशा को बदलाव बनो जो तुम देखना चाहते हो, है ना? आपको ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए नहीं, आप लोगों जैसे। देखिए फ्यूचर्स क्या होता है, निश्चित दर पर, ठीक है ना, निश्चित दर पर, निश्चित तिथि पर और निश्चित सौदा, ठीक है ना, इसकी सेटलमेंट में मदद करता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, जिसमें वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में जो एक निश्चित दर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। पहले से एक प्री प्लान रेट होता है इक्विटीज का। दूसरा क्या है, निश्चित तिथि पे, मतलब कि इसको टाइम बाउंड मैनर में। आप देखो बॉन्ड्स वगैरह में क्या होता है कि आपको लिखा हुआ होता है समय कि 1 साल के भीतर, 15 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत यही चीजें तो ये क्या होता है बेसिकली निश्चित सौदा, मतलब कि इसमें क्या तीनों चीज आप देखो, तीनों चीज में निश्चितता होनी चाहिए। पहला क्या, इंटरेस्ट रेट। दूसरी चीज क्या, डेट, मतलब वैलिडिटी कितने टर्म के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरा चीज क्या, सौदा, मतलब कि जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्ड साइन हो रहा है वो, ठीक है ना। ये क्या ऑल इंडिया लेवल पे निकाला जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये होते हैं। दूसरा चीज इनकी एक्सपायरी डेट होती है। अब इसके अंतर्गत क्या है, देखिए हेजिंग में क्या होता है, हेजिंग के अंतर्गत मार्केट रिस्क को बचाने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है फ्यूचर्स। इसमें हम लोग क्या, एक निश्चित दर पे, एक निश्चित तिथि पे सौदे के अंतर्गत सेटलमेंट करते हैं, ठीक है ना। हम दोनों के बीच में जो समझौता हो रहा है वो निश्चितता में हो रहा है, स्टेबिलिटी में हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, इसमें एक्सपायरी डेट होता है। सपोज दैट ये लिखा रहेगा कि आज अक्टूबर 2023 तक, ठीक है ना, पर्टिकुलर किसी इक्विटी की वैल्यू कितनी रहेगी, 50,000 रुपए 2023 तक। अब इसकी वैलिडिटी कितनी हो गई है, 2023 तक। अब जो भी बंदा इस इक्विटी की खरीद और बेच करेगा उसको 2023 से पहले ही करना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट के पहले। दवा होती है एक्सपायरी डेट के बाद खाओगे निकल लोगे, समझ रहे हो आप। लेकिन एक्सपायरी डेट के आप पहले खाओगे तो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देगी। ये आपको क्या कर रहा है, इम्यून प्रोवाइड कर रहा है कि एक निश्चित डेट के अंदर कार्रवाई होगी, एक निश्चित दर पे, ठीक है ना। इसमें क्या है, फ्यूचर्स में कंट्रोल आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें एक्सपायरी डेट है। जो लेन देन हो रहा है ना, एक डिफरेंट टाइम बॉन्ड मैनर के अंतर्गत हो रहा है, एक समय अवधि के अंतर्गत में हो रहा है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, मार्केट का रिस्क कम हो जाता है। अभी आप एक निवेश कर रहे हो, आपको कोई निश्चितता नहीं है कि कब तक मेरे पास पैसा आएगा, और अभी आप निवेश कर रहे हो, आपको पता है अगले 6 महीने बाद मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको किसमें ज्यादा मजा आएगा, जिसमें कोई कंफर्म नहीं है कि कब मिलेगा, कि अब मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें जिसमें निश्चितता है,
समझ रहे हो ना? तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मार्केट रिस्क पे बचाने के लिए। दूसरा चीज क्या होता है इसके अंदर का, ये बाइलेटरल नहीं होता है। बाइलेटरल मतलब ऐसा कोई भी समझौता तो दोनों साइड से होता है उसको बाइलेटरल बोलते हैं, लेकिन ये बाइलेटरल नहीं होता है, यूनिलैटरल होता है। हमारी कुछ शर्तें हैं, हम निश्चित दर पे दे रहे हैं, निश्चित रेट के अंतर्गत कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, लेना है लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। समझ रहे हो आप? वही सारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगला जो है, दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज है, किस चीज से रिलेटेड है। आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाए, ठीक है ना, दो तरीके की। कॉल ऑप्शन में क्या होता है ना, पर्टिकुलरली कंपनियां क्या करती हैं, इनकी लिस्टिंग कराती हैं, वित्त बाजार के अंतर्गत क्या करती हैं, ये ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि जिसको भी मर्जी है वो इसको खरीद सकता है, लेकिन कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को ये बाध्य नहीं करता है कि नहीं आपको खरीदना ही है। समझ रहा? मतलब कि ये जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उसके हाथ में है कि वो पैसे निवेश करना चाहता है या नहीं। समझ रहे हो? उसको कोई संस्था बाध्य नहीं करेगी। कॉल ऑप्शन है। दूसरा क्या है, पुट ऑप्शन। ठीक है ना? पुट ऑप्शन के अंतर्गत क्या होता है, इसमें बेचने का अधिकार दिया जाता है। कॉल ऑप्शन में आपको खरीदने का अधिकार मिलेगा, पर्टिकुलरली किसी टाइम एंड मैनर पे प्लेटफॉर्म पे क्या आपको पता चलेगा कि ये कंपनी है, ये अपनी इक्विटी बेच रही है, आप खरीद सकते हो मन करे तो, और नहीं मन करे तो नहीं खरीद सकते। ये ऑप्शंस किसके हाथ में रहता है, निवेशक के हाथ में रहता है। दूसरा रहता है पुट ऑप्शन, मतलब कि आपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं वो आप चाहो तो आप बेच सकते हो। कुछ शेयर्स में क्या होता है ना, कंपनी बाध्य कर रखी रहती है कि अगर जो आप मेरे पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 साल तक मेरे शेयर मत बेचना, नहीं तो पता चला कि अभी मैं, जैसे प्रोजेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक ना लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकाल, और एक है स्मॉल टर्म। ठीक है ना, अल्पकाल के लिए। लॉन्ग टर्म वाले में क्या है कि आप सोच के चल रहे हो अगले 10 साल में मुझे क्या करना है, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ आबादी है, इतने सारे शहर हैं, तो मिनिमम कम से कम 15 से 20 शहरों में मेट्रो मैं प्रोवाइड करा दूं। मेट्रो प्रोवाइड कराने का क्या फायदा होता है, अब आप प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हो, हर एक इस क्लास में हर एक बच्चा है, ठीक है ना, सबके पास एक एक कार है, सब लोग आ रहे हो कोचिंग में कार से, ठीक है ना। यार सुनो तो, सुन लो भाई, पहले ही जज्बाती रहते, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं सर यार, मैं तो गरीब हूँ सर, मैं क्या बताऊँ, मैं सोच भी नहीं सकता, इतना गरीब हूँ। नहीं यार सोच लो, सोचने में पैसा नहीं लगता। सपोज दैट यहाँ पे 150 बच्चे हैं, सब के सब अपना प्राइवेट साधन यूज कर रहे हैं, तब ज्यादा प्रदूषण होगा कि 150 बच्चों को मैं एक बस में भर करके डेली कोचिंग पहुंचा रहा हूँ। तब अपना अपना ना, जब आप अपना कंफर्ट जोन बढ़ा रहे हो तो ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, देख रहा हो ना। तो पब्लिक कन्वीनियंस हम लोग इसीलिए डालते हैं कि जो ज्यादा भीड़ है वो अलग अलग ना भागे, ये एक साथ ही चल जाए, ताकि पर्यावरण बचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पेट्रोल जो 10 गाड़ियां खाएंगी वो भी बचेगा, समझ रहे हो। मानव संसाधन का समय बचेगा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहेगा, रोड वगैरह खाली मिलेंगे, समझ रहे हो ना। सरकार क्यों ये सब रोडवेज नेटवर्क की सारी डेवलपमेंट क्यों कर रही है, ताकि ये लोगों को स्मार्ट बना सके। मानव संसाधन जिस दिन क्वालिटी ऑफ लिविंग में इंप्रूव करेगा ना, जब आप जान जाओगे कि आपका पर्पस ऑफ लिविंग क्या है। आईएएस बनना ठीक है, सबका सपना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कोई कोई गाड़ी बनने के लिए बन रहा होगा, कोई मम्मी पापा के लिए बन रहा होगा, कोई पैसे के लिए बन रहा होगा, कोई समाज को सुधारने के लिए बन रहा होगा, कोई कुछ पॉलिसी चेंज करने के लिए बन रहा होगा, किसी को अपने आप में हीरो बनना होगा, इंटरव्यू देना होगा, समझ रहे हो। हर का गोल एक है, लेकिन ओरिएंटेशन आप देख रहे हो सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ब्रेन है ना, सब डिफरेंट है।
लेकिन जब हम जन्म लेते हैं ना तो हमारे ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी होती है वो सबकी सेम होती है। समझ रहे हैं आप? ये चेंज कब होती है? जैसे जैसे सिचुएशन हम फेस करते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना इवॉल्व करती है। तो जैसे जैसे आप चीजों को फेस करोगे ना मैच्योरिटी लेवल बढ़ते रहेगा। ठीक है, क्या ही बता रहा था, कॉल ऑप्शन बता रहा था मैं, ठीक है ना। पुट ऑप्शन के अंतर्गत आपको बेचने का भी अधिकार प्राप्त होगा। अगला जो टॉपिक है ना वो इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये ऐसे समाज के ऐसे तबके से बिलोंग करता है ना जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। आप समझो कि एक है आपके देश के अंदर बड़े बड़े निवेशक हैं, बड़ी बड़ी पूंजियां प्रदान कर रहे हैं, 10 लाख 20 लाख, टाटा अंबानी अडानी, ठीक है ना, तब कैश फ्लो आपकी कंट्री में हो रहा है। और दूसरा, अब ये बताओ कि जनसंख्या का मैक्सिमम हिस्सा क्या है, अमीर है या गरीब है? सोचो जब गरीब निवेश करता है, अरे अमीर निवेश कर रहा है तो हमारी कंडीशन ये है, जिस दिन गरीब भी निवेश करने लगेगा उस दिन क्या होता है? ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब समझ रहे हो ना, आपस में मिलजुल करके, समझ रहे हो आप, कर लेते हैं। अब क्या होता है इसके अंतर्गत में पर्टिकुलर एक कोई संस्था रहती है। ये संस्था क्या करती है, बहुत छोटे छोटे डोमिनेशन में निकालती है, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में, ठीक है ना। इनके शेयर्स और इक्विटी के बहुत छोटे छोटे रहते हैं। किस डिफिनिट टाइम पीरियड के लिए आपको म्यूचुअल फंड निकाला जाएगा, 10-20 रुपए का रहेगा। इसमें क्या, जितने भी ऐसे व्यक्ति ना जो आए दिन दिहाड़ी वगैरह से कमाते हैं, मान लीजिए एक मजदूर है पर डे का 100 रुपए कमा रहा है, तो आप समझो वो 100 रुपए डेली अपने आप को सर्वाइव करने में ही लगा दे रहा है, सब्जी भाजी भजिया खरीदने में 100 रुपए उसके गए। जब बात आती है कि हाँ अब मजदूर का बच्चा मजदूरी क्यों बना रहता है, क्योंकि वो अपने बेटे के ऊपर निवेश नहीं कर पाता है। समझ रहे हो ना। तो उस मजदूर को हमने क्या मौका दिया कि तुम क्या करो, 10-10 रुपए करके निवेश करो, इससे प्रॉफिट कमाओ, एक साथ जब तुम्हारे पास ज्यादा होगा फिर ज्यादा निवेश करना। समझ रहे हो ना। म्यूचुअल फंड में रिस्क बड़ा कम रहता है कि आपका पैसा डूबेगा। छोटे डिनोमिनेशंस में जब आप इन्वेस्ट करते हो जी, अधीन है, तो ऐसा कोई मार्केट प्रोसीजर है जो जोखिमों के अधीन नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई मार्केट प्रोसीजर है ही, इकोनॉमिक्स में पूरा रिस्क है। इसका मतलब जानते हो, बहुत बार सुना होगा, जब भी हम शक्ति का वितरण करते हैं ना तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे कि अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लोगे, संविधान का उदाहरण लोगे, संविधान को जो पोर्टफोलियो की नजर से देखना है तो आप क्या देख सकते हो, 3 विभाग है, ठीक है ना, विधायिका, एक संविधान है, एक देश है, उन्हीं के लोगों को 3 पहले आप कार्य प्रणाली में बांटे, ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। अब एक देश है, उसका राष्ट्रपति है, शक्ति एक जगह एकत्रित है, आप समझ रहे हो ना। आपको शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है, मतलब कि शक्तियों को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रालय रहता है क्या करता है, विभिन्न विभिन्न मंत्रालय में बांटता है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, समझ रहे हो, ठीक है। शक्ति है, संविधान एक पूरा देश है, एक पूरे देश की शक्ति है, आप क्या कर रहे हो, शक्ति को बांट रहे हो, तो इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, जहां पे भी शक्ति का वितरण होता है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली हमारे देश में क्या है, ये पीएम है, प्रधानमंत्री हमने एक चुना, उनको पूरा देश चलाना है, ठीक है ना, लेकिन अकेला बंदा पूरा देश को चला सकता है, नहीं चला सकता। तो क्या करेगा कि वो डिफरेंट बंदों को रखेगा अपने साथ कि भाई तुम रमेश, सुरेश, महेश, जो भी हो, क्या करो, तुम एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट देख लो, तुम एजुकेशन वाला देख लो, तुम ये वाला देख लो, ऐसा सब आना मिलना, मुझको रिपोर्ट देना, फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। म्यूचुअल फंड्स में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है। कैसे बताता हूं,
जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड को बांटते हैं ना तो इनको दो हिस्से में बांटते हैं। ये ना यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। हो गया? देखो, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जब आप बेसिक पूंजी की बात करते हो तो उसमें बड़ी बड़ी पूंजियां रहती हैं। जब वित्त बाजार की बात कर रहे हो उसमें लाखों करोड़ों की इक्विटीज रहती हैं। जो इन्वेस्ट करते हैं वो लाखों करोड़ों में टर्नओवर करते हैं। इतना किसी भी साधारण इंसान के निवेश करने की बस के बाहर है। तो हमने एक ऐसा प्लान किया ना जिसमें हर एक व्यक्ति निवेश कर सके, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट कर सके। आप समझ रहे हो? ऐसे प्लानिंग में हम लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल फंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। क्या? एक होता है ग्रोथ बेस्ड, मतलब कि कंपनी आगे बढ़ेगी तो वो आपको भी आगे बढ़ाएगी, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या है, फिक्स्ड बेस्ड। फिक्स्ड बेस्ड क्या है, जैसे कि जब भी आप लोन देते हो ना तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो फिक्स रहता है, समझ रहे हो ना। जो आपकी प्रॉफिट है ना, इसमें जो आपको जो प्रॉफिट प्राप्त होने वाला है वो फिक्स रहेगा। आपने 100 रुपया लगाया, उसके ऊपर अगर उसने वादा किया कि 1% का मुनाफा देगा तो आपको 1% 101 रुपए दे करके वापस कर देगा इक्विटी के ऊपर, समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना, देखो कि इसको दो भागों में बांटा जाता है, बॉन्ड्स और डिबेंचर। डिबेंचर आप समझ रहे हो, ऋण पत्र है। ऋण पत्र क्या, जो कि स्टाम्प वगैरह देख रहे हो, लीज पे लेने के लिए आपने पैसे लीज पे लिया या फिर प्रॉपर्टी लीज पे लिया तो आपने एक बॉन्ड पे साइन करवा दिया। बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब जो प्राइवेट संस्था के द्वारा साइन करवाया जाता है, दूसरा क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि जो सरकार के द्वारा साइन कराया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है ग्रोथ बेस्ड, मतलब कि आपने पैसा लगाया, कंपनी आगे बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जब आपने पैसा निवेश किया तो कंपनी बोला था कि मैं 1% दूंगा, लेकिन जब निवेश करा, उसने बिजनेस किया तो उसने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, तो बड़ा सा प्रॉफिट कमाया। तो वो चाह रहा है कि जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं ना उसका कुछ हिस्सा मैं अपने निवेशकों को भी दे सकूं। आप समझ रहे हो, वो अपने निवेशकों को देने के लिए क्या होता है, इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है। सपोज दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें हीरो है, सुजुकी है, देख रहे हो। इंजीनियरिंग में एनएनटी, बेल, डीआरडीओ, ये सारी की सारी सबको पूंजी की आवश्यकता है, जितनी भी संस्था होती है, ठीक है ना। क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है ना। तो पोर्टफोलियो सिस्टम, अब बेसिकली आप समझो, अब देखो कोई संस्था है, अब ये म्यूचुअल फंड वाली, सपोज दैट एक मोबाइल पे चलाते हो ना, कोई ऐप वगैरह है, ग्रो वगैरह कुछ ऐसे करके दिखाता होगा ऐड वगैरह टीवी पे। मान लीजिए एक संस्था है ग्रो, ठीक है ना, वो म्यूचुअल फंड्स निकालती है। अब ग्रो संस्था क्या करती है ना, बेसिकली ग्रो का क्या काम है, ये छोटे छोटे मतलब
पैसे इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड के द्वारा, और बड़ी पूंजी निवेश करती है कहां पे? वित्त बाजार में। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत क्या हो रहा है, देख रहे हो? ये जो संस्था है पर्टिकुलरली, इसका क्या काम है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये अपना पूंजी भी नहीं लगा रहा है ये संस्था। ये पूंजी कहां से ले रहा है? लोगों से। अब 10-10 रुपए करके कि उसके पास करोड़ों रुपए होगा, ये करोड़ रुपए स्पेसिफिक को कहां पे गया? हीरो में जाकर के इन्वेस्ट कर दिया। उसको पता है हीरो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है ना? पहली इन्वेस्टमेंट उसने हीरो में किया। दूसरी चीज क्या है? उसको पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जल्दी डूबने वाली नहीं है। इन्फोसिस हो गया, क्योंकि क्या है आजकल जमाना ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह की सारी चीजें, मोबाइल फोन 4G 5G, इन सब का डिमांड घटने वाला नहीं है, हमको पता है। इसका जो मार्केट है अभी नहीं डूबेगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट हमने कहां करी? इन्फोसिस में करी, वो जो संस्था है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? ये जो होता है ना FMCG, FMCG का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इसके अंतर्गत में क्या होता है? पोर्टफोलियो निवेश करने वाला जो व्यक्ति रहता है ना, पर्टिकुलरली बहुत एक्टिव रहता है। क्या क्यों एक्टिव रहता है? एक साथ वो कई हिस्से में निवेश करता है, ठीक है ना? अब मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 50 रुपए है, मैं एक निवेशक हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? 10-10 रुपए सब में निवेश कर रहा हूं। समझ रहे हो? 10-10 रुपए में सब में निवेश करके, सपोज दैट इसमें फायदा होगा, इसमें फायदा होगा, इसमें फायदा होगा, इसमें नुकसान हो गया, इसमें नुकसान हो गया, मैं कवर कर लूंगा कि नहीं? ठीक है ना? सपोज दैट क्या होगा, अगली बार ये भी नुकसान में चला गया, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये चारों के चारों प्रॉफिट करा दिए मुझे। समझ रहे हो? ये बैलेंस हो जाता है। यही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो व्यक्ति विशेष होता है, म्यूचुअल फंड के संस्थान होते हैं, वो क्या करते हैं? छोटी-छोटी राशि को इकट्ठा करते हैं, आम जनता से 10, 20 रुपए, 15 रुपए के डोमिनेशंस में इक्विटी निकालते हैं, और उन इक्विटी को इकट्ठा करके कहां पे निवेश करते हैं? वित्त बाजार के अंतर्गत। और वित्त बाजार के अंदर से जो भी उनको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, मार्केट स्पेकुलेशन की मदद से, मतलब कि सट्टेबाजी की मदद से, वही वो वापस क्या कर रहा है? अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, यानी कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को बराबरी रूप से बांट दे रहा है। समझ रहे हो आप मार्केट में किस तरीके से ग्रोथ होगा? तो ऐसे ही काम होना है। अगला जो है, समझ में आया म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखिए हेज फंड की बात कर रहे हैं। हेज फंड क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, ठीक है ना? इसमें जैसे अब क्या है, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज दैट एक व्यक्ति है जिसकी मतलब सैलरी है 50,000 रुपए, और एक व्यक्ति है जिसकी है सैलरी 5,000 रुपए, ठीक है ना? जब निवेश करने की बात आए कि बड़ी मुद्रा में कौन निवेश करेगा, 50,000 वाला या 5,000 वाला है? 50,000 वाला निवेश करेगा। निवेश करने की जो भी बात हो जाएगी पैसे की, तो 50,000 में से अगर जो 50% इन्वेस्ट करता है तो 25,000 रुपए निवेश कर दे रहा है। लेकिन अगर ये 5,000 वाला भी 50% निवेश करता है तो क्या वो 25,000 कर पाएगा? नहीं।
2500 पहुंचेगा। म्यूचुअल फंड की तरह ही हेज फंड काम करता है, लेकिन ये क्या होता है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की होता है, ठीक है ना, जैसे कि अंबानी अडानी ये लोग हो गए। सपोज दैट जियो है, पर्टिकुलर किसी ग्रुप में काम कर रहा है, जियो बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। अब क्या हुआ कि मार्केट में जो इन्फोसिस कंपनी चल रही है इंडिया की, ठीक है ना, इन्फोसिस देखेगी, अब हर को कैपिटल चाहिए, संस्थाएं भी क्या करती है, जैसे कि मार्केट स्पेकुलेशन हर एक इंडिविजुअल कर रहा है, सारे संस्थाएं भी करती है। जैसे एलएनटी, उसको पैसा प्राप्त करना है, वो क्या किया, तुरंत से फटाक से मार्केट में पैसा लगाया टाटा के ऊपर, टाटा के ऊपर से उसको जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो अपने प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया, ठीक है ना। संस्थाएं जो होती हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, निवेश करते हैं वित्त बाजार के अंतर्गत में, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्तित्व जिनका वर्थ बहुत ज्यादा है, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखोगे क्या होता है ना, किसी भी सेक्टर में कुछ जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं पर्टिकुलरली, उनको हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। कैसे? फाइनेंशियली, समझ रहे हो आप। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं विकास होता है, हमारे जो सारे के सारे नेता, हमारे जो लीडर्स हैं, लीडर का क्या काम होता है, जनता को दिशा देना, समझ रहे हो ना। जब लीडर खुद ही दिशा विहीन रहेगा तो जनता को कहाँ लेके जाएगा, समझ रहे हो आप ना। वही परिस्थिति हमारे देश के अंदर हो गई है, और हमें ना मतलब सही टाइप के लीडर्स चाहिए। चलिए देखिए, समझ रहा हूँ कि क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, निवेश करते हैं वित्त बाजार के अंतर्गत, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। इसी की तरह है एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इनके द्वारा म्यूचुअल फंड के समान छोटी राशि के यूनिट निकाले जाते हैं, छोटे निवेशकों के धन वित्त बाजार में निवेश किया जाता है, समझ रहे हो आप। ETF किसी वस्तु, किसी भी सूचकांक को आधार बनाता है। ETF बेसिकली क्या है, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, समझ रहे हो आप। म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में मनी को, यानी कि पूंजी को डिवाइड करता है, और क्या करता है, पूंजी प्राप्त करता है। क्या है आधार, क्या है इसका, वस्तु और सूचकांक, जैसे कि CPI और WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। आप क्या है, जब भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें आपका गुड्स और क्या है, वो इंडेक्स यानी कि सूचकांक जो है आपका आधार बन जाता है। इसमें क्या होता है, निवेश के बाद पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और क्या इसमें रहता है, एक पैसिव फंड बोला जाता है। पैसिव फंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाता। आपने एक बार जो निवेश किया है किसी सूचकांक या फिर किसी वस्तु को आधार बना के, आपको जितनी भी मार्केट प्रोसेसिंग करनी है, सब कुछ उसी के आधार पे करनी है। ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ये फेमस है कहाँ पे, विकसित देशों में, ठीक है ना। इसके द्वारा फंड रेज किया जाता है ETF के द्वारा। अब ETF को भारत सरकार ने किस लिए इस्तेमाल किया, भारत सरकार ने ETF का इस्तेमाल किया किस चीज के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। हम लोगों ने डिस्कस किया था, विनिवेश में क्या होता है, कौन बताएगा, है? विनिवेश क्या होता है, ठीक है।
देखिए क्या होता है, ईडीएफ के माध्यम से भारत सरकार क्या करती है, विनिवेश करती है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल से 2014 के बाद से भारत सरकार ने क्या किया, विनिवेश करने का एक अनोखा तरीका अपनाया, ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे कि ऐसे ऐसे क्षेत्र जो हमारे ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है ना। ये सारे ऊर्जा के जितने भी क्षेत्र हैं, सरकार ने क्या किया कि ये 10 क्षेत्र रहे, ठीक है ना। इन 10 क्षेत्र के अंतर्गत में क्या आधार हमने क्या बनाया है, इक्विटी, ठीक है ना। इक्विटी के अंतर्गत में क्या होगा कि ये 10 ऊर्जा के क्षेत्र जो रहेंगे, इनमें विनिवेश किया जाएगा, किसके आधार पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के आधार पे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, ये बजट 2017-18 में लेकर के आया गया था। सरकार ने विनिवेश का माध्यम बनाया। और क्या है, मान लीजिए कोई ये ऊर्जा के क्षेत्र है, ऊर्जा के क्षेत्र में सपोज दैट आप एग्जांपल के तौर पे ले लो इसरो। इसरो का कौन सा, जियो स्पेशियल, ठीक है, एरिया। जियो स्पेशियल कौन, जो जीपीएस ये सारी चीजें, मतलब जो नेविगेशन सिस्टम है आपके कंट्री का, वो कंट्रोल करती है, ठीक है। इसरो सैटेलाइट भेजती है, आपके कंट्री के नेविगेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। अब देखिए है क्या यहाँ पे कि इसरो जो है ये हमारे ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है। भारत सरकार ने क्या किया कि इसरो की इक्विटी को बेच दिया, ठीक है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के आधार पे। इस इक्विटी को बेच करके और उसके बाद फिर क्या आधार क्या बनाया गया था इसमें, इसको नाम दिया गया सीपीएससी, ठीक है ना, सीपीएससी ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें ऊर्जा के क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया गया कि देखो बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर जो आपने इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट अगर निकाला, ठीक है ना, मान लीजिए आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि चिप्स का पैकेट खा करके लोग डस्टबिन में ही डालेंगे। समझ रहे हो, जनता हमारी इतनी अच्छी नहीं है और इतनी जिम्मेदार भी नहीं है, समझ लो ना। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होती है, इकोनॉमिक्स किस लिए होता है, इकोनॉमिक्स सारा का सारा इतना सारा चीजें पढ़ लिया, पैसा वैसा सब कुछ जान लिया, सब चीज के पीछे पर्पस क्या है, सेटिस्फैक्शन। पैसा क्यों कमाना चाहते हो, संतुष्टि के लिए। 4 लोग सामने चलो, कम से कम सीना बांध के चलो, भोगान रहे मेरा, समझ लो ना। सैलरी रहे तो कम से कम 5-6 डिजिट में रहे, 3-4 डिजिट तो भाई पता ही नहीं चली कि कहां चली गई, है कि नहीं। 30-40 हजार तो अगले कुछ सालों में तुम लोग ईएमआई भरोगे कार पर, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ऐसे लिए तो हमारा मोटिवेशन होता है। मनी क्या है, मोटिवेशन है। आप पढ़ोगे लेकिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, उसके बाद कहोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा, तो आप फिर से पढ़ोगे। समझ लो अपना, ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का। समझ लो ना, मार्केट में जब भी जो भी इकोनॉमी बनाई जाती है किस लिए, प्रॉफिट के बेसिस पे। अब जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो भी तो प्रॉफिट कमाएंगी, तभी तो वो जनता का भला करेगी। अब ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारी ऊर्जा आपूर्ति करती हैं, कोयला डिपार्टमेंट, पेट्रोल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीज, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर। तो ऐसे 10 क्षेत्रों को चुना गया सरकार के द्वारा और कहा गया क्या कि इनकी इक्विटी को बेचो और जो इक्विटी से पैसा आ रहा है ना उससे प्रोजेक्ट बनाओ। सपोज दैट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बांट रहा है, ठीक है ना। दिल्ली में हम लोगों ने क्या किया, टाटा, डिस्कॉम वगैरह इन सब प्राइवेट सेक्टर्स को ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया हम लोगों ने। क्या हमको केवल पैसे से मतलब, भैया घटो तो गवर्नमेंट को ना लोकल लेवल पे ज्यादा नहीं फोकस करना चाहिए। जितना फ्री हैंड रखेगी मार्केट में, मैंने क्या बताया था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या मार्केट में फ्री हैंड प्रोवाइड किया जाता है, लेस फेयर। जितना कम मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा उतना ज्यादा विकास होगा, ठीक है। ये मार्केट में क्या होता है बेसिकली, इस वित्त बाजार के प्रणाली में होता है क्या कि सरकार क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें क्या ऊर्जा क्षेत्र की 10 कंपनियों को इक्विटी आधार बना करके पूंजी में निवेश कर दिया गया था। देखिए जब सबसे पहली बार मैंने बताया क्या, सीपीएससी ईटीएफ बोलते हैं जिसको, जो सरकार ईटीएफ का इस्तेमाल कर रही है पब्लिक सेक्टर में विनिवेश करने के लिए।
तो जब ये पहली बार पब्लिक ऑफर देती है सरकार, सबसे पहली बार जो ऑफर देती है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? एनएफओ। आईपीओ देखा था? आईपीओ क्या होता था? सबसे पहली बार जब ऑफरिंग करी जा रही है, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार जब ईटीएफ के थ्रू जब सरकार विनिवेश करने के लिए इक्विटीज मार्केट में लेके आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएफओ। ठीक है, एनएफओ में न्यू फंड ऑफर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। दूसरा क्या है? एफएफओ। ठीक है, जैसे एफपीओ था, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार आईपीओ बोले, दूसरी बार कोई कंपनी वही काम किया तो उसको क्या बोलती है? एफपीओ। उसी तरह पहली बार जैसे ही ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इक्विटीज निकालेगी सरकार तो इसको क्या बोलेंगे? एनएफओ। और दूसरी बार जब वो लगातार वो इसी पे वर्क करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? एफएफओ। एफएफओ का क्या फुल फॉर्म है? फर्दर फंड ऑफर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट भी है, ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। हाल फिलहाल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? इसमें सेम तरह की दो चीजें थी। इसमें क्या था? देखिए, जब भी हम लोग रिट्स की बात करते हैं ना, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम होता है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से डाइवर्स पोर्टफोलियोफिकेशन अभी मैंने बताया कि डिफरेंट सेक्टर में आप जाके पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। क्या? जैसे आपको पता है कि उदाहरण के लिए देते हैं, रिलायंस का फाउंडर कौन? अंबानी, ठीक है ना, रिलायंस का। अब रिलायंस क्या है ना, रिलायंस के पर्टिकुलरली बहुत सारे सेक्टर, रिलायंस का बिग बाजार भी है, रिलायंस का बिग टीवी भी है, रिलायंस का जियो भी है, समझ रहे हो आप? तो आपने क्या देखा ना कि मतलब जैसे रिलायंस जो है ना, उसका बिग बाजार इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसका जो जियो मॉडल इतना अच्छा नहीं ग्रोथ कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, जियो जो है बेटर प्रॉफिट दे रहा है। तो आप रिलायंस के डायरेक्ट जाके निवेश न करके, कि आपने सिर्फ अंबानी का नाम नहीं देखा, वो देख करके आपने मार्केट पे स्टडी करी, आपने देखा रिलायंस का पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर? टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है ना, आपने टेलीकॉम सेक्टर में जाकर के स्पेसिफिक वहां पे इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में यही देखिए, रियल एस्टेट में क्या होता है? इसमें जो होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट होती है डायरेक्टेड होती है, यूनिडायरेक्शनल। रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सरकार ने बोला जो 80% इसका जो एरिया होगा वो ऑलरेडी राजस्व को प्रोड्यूस करते रहना चाहिए, मतलब कि बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। और जो 20% बचेगा वो किसको मिलेगा? अंडर कंस्ट्रक्शन वाले को। अब क्यों? अब देखिए, आपको पता चलेगा। रेट्स क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, समझ रहे हो आप? इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत में सरकार ने क्या बोला है कि एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत ज्यादा इनकम है, जैसे कि अडानी, अंबानी, टाटा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनकी इतनी इनकम है कि पाकिस्तान की उतनी जीडीपी नहीं होगी, समझ रहे हो? तो ऐसे लोग, इंस्टीट्यूट, संस्थाएं, इन्फोसिस, टीसीएस, ठीक है ना, एलएनटी, ये सारी क्या करती है? निवेश करती है, पर्टिकुलर कहां पे? रियल एस्टेट के एरिया में,
ठीक है ना, रियल एस्टेट के एरिया में कहां, और वो भी वैसे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी 80% ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करना जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। अब मैं बता रहा हूं कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या होता है। सपोज दैट आप ये रोडवेज की बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो ये आपको पूंजी देगा कि बन के एकदम तैयार हो जाएगा तब आपको पूंजी देगा, बन के तैयार हो जाएगा ना। सरकार का यही कहना 80% जो आपको निवेश करना है फुल फ्लेजेड जो फुल फर्निश्ड है वहां पे करना है, ताकि भाई इन्वेस्ट करते ही हमारे पास प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, और 20% अंडर कंस्ट्रक्शन में ताकि हमको बूस्ट भी मिलते रहे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे डेवलप होते रहे। समझ रहे हो, तो रिट्स लाने के पीछे यही था कि रियल एस्टेट में हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ती है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, और जो नेटवर्किंग सिस्टम रहता है वो इंप्रूव होता है, लोगों की सोच बदलती है, तो ठीक है, ये सारी चीजें फायदा होती है। अगला जो इससे सेम टाइप का है वो है इनविट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये यूनियन बजट 2014-15 में लेके आया गया था। इसके अंतर्गत क्या बोला गया था कि जैसे पर्टिकुलरली उसमें हम लोगों ने क्या डायरेक्ट किया कि किस स्टेट में आपको लेकर के जाना है, रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट क्या होता है, जैसे कि घर, बिल्डिंग, ठीक है ना, रियल एस्टेट वगैरह कौन सी चीजें हैं जितने भी आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी क्या है, मैक्सिमम यूपी के बहुत सारे शहरों को क्या किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में क्या करते हैं, सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले कि अगर जो मानव संसाधन है उसके विकास करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनवा दें, तो क्या है, जितने लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा था, बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा, वो ज्यादा दिन तक जिएंगे, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। बेहतर शिक्षा, मान लीजिए जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो अपने बच्चों को, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह कितना, एक साल का आपको 2-3 लाख रुपए चार्ज करेंगे। सरकार ने क्या किया, इस सिस्टम को फ्री कर दिया। समझ रहे हो ना, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है जो आप 3 लाख रुपए देते तब, और आपको फ्री में मिल रहा है गवर्नमेंट की वजह से। क्यों, गवर्नमेंट का काम क्या है, आर्थिक कल्याण करना लोगों का। अब आप क्या करोगे, आपको ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो वाकई में सीरियस होकर स्टडी करेंगे, ठीक है ना, जो निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। वो 10-15 बच्चे क्या होते हैं ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, अंदर से उनकी मोटिवेशन आता है। समझ लो, तो आप जैसे जितने भी बच्चे हैं ना, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, आर्थिक कल्याण करना है तो फ्री में प्रोवाइड करें। शिक्षा हुआ फ्री में मिलेगा, तो जो पैसे आप शिक्षा पे लगाने जा रहे हो, 10 लाख रुपए बीटेक करने में जो लगाओगे आप, ठीक है, 10 लाख रुपए का आप बिजनेस में निवेश कर दोगे तो डायरेक्टली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस आप करोगे, जो आप बीटेक करोगे, आप किसी के अंदर खटोगे, किसी के अंदर काम करोगे, आप जाकर के वहां पे एम्प्लॉय बनोगे। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्टअप वगैरह करोगे, आप क्या करोगे, 10 लोगों को काम दोगे, रोजगार उत्पन्न होगा। अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह इतनी ज्यादा संपन्न क्यों हो गए, सबसे ज्यादा फोकस करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। इनको भाई वहां पे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए भाई, पैसा देगा भोगाल बना लेंगे, नीली बत्ती नहीं चाहिए, तो हट भी गई। समझ रहे हो ना, आईएएस बनना है, बेहतर उद्देश्य चुनो, समझ रहे हो, कॉन्क्रीट कुछ चुनो कि भाई मजा है पढ़ने में, ऑप्शन में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 80% जो होता है हमारा अमाउंट वो किस पे जाएगा, कंस्ट्रक्टेड साइट्स पे जाएगा, और 20% जो अमाउंट रहेगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले में जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप बहुत सुनते होगे ना, स्टार्टअप का नाम बहुत सुनते होगे कि स्टार्टअप करना है सर, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, नौकरी नहीं तो अपना स्टार्टअप करो। स्टार्टअप होता क्या है, आज का ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लो।
स्टार्टअप कल्चर में कुछ 7 वर्ष ही तो है। बता रहा हूँ रुको यार, तुरंत परेशान हो जाते हैं सब। देखो क्या होता है बेसिकली, स्टार्टअप किसको कहते हैं, तो इनिशिएट करता है चीजों को, ठीक है ना। ऐसी कोई भी संस्था जो 7 वर्ष से पुरानी नहीं है, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा रही है, और क्या तीसरी चीज क्या है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जहां भी मतलब वो बिजनेस कर रही है ना, वो क्या है ना, पब्लिक वेलफेयर के प्रति होनी चाहिए। समझ रहे हो, इलॉन मस्क ने टेस्ला कार बना रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ही मार्केट में आएगी, एक नई क्रांति आ जाएगी। समझ रहे हो, पर्यावरण के ऊपर हम जितने खर्च कर रहे हैं, कार्बन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, पैगोवियन टैक्स वगैरह, जितनी सारी चीजें हम लोग लगा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, टेस्ला की कार आई सिंपली इलेक्ट्रिक बेसिस पे, वो इमिशन ही नहीं करेगी, वातावरण गंदा ही नहीं होगा। हमें बहुत सारे ऐसे वातावरण कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट की नहीं, हमने बेस पे ही वार किया। तो क्या है, ये इलॉन मस्क की तरह हमारे देश में जितने के इन्वेस्टर होंगे, जिनका ये सपना होगा कि मैं कुछ ऐसी क्रांति लेके आऊंगा ना जो सस्टेनेबल हो, जो मेरे देश की आर्थिक कल्याण कर सकता है, टेक्नोलॉजिकली बूस्ट कर सकता है, आर्टिफिशियल। अब कोई बंदा आप ही में से उठा, अभी देखा जाकर ट्रैफिक में देखा बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर दिया जो ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल कर पाए सेंसर के ऊपर। समझ गए, तो सरकार देखेगी कि आप जो कदम उठा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं देश हित में है, तो क्या चाहेगी कि इसका स्टार्टअप आगे बढ़े। समझ रहे हो, तो ऐसे जो भी स्टार्टअप होते हैं ना, बेसिकली स्टार्टअप किसको कहते हैं, जो 7 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, प्रॉफिट 25 करोड़ से ना हो, और जिसका काम जो है इनोवेटिव हो। समझ रहे हो, जो थोड़ा खोज करके थोड़ा अच्छे से, ये नहीं कि मुर्गी फार्म खोल लिया तो उस पर हो जाएगा। समझ रहे हो, स्टार्टअप, और जो भी बंदा इस स्टार्टअप पे निवेश करता है, इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। और भाई ऐसी कंपनी जो अभी शुरू हुआ है, जिसका कोई पता नहीं है कि वो आगे भविष्य में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और एक बंदा ऐसी कंपनी में जाके निवेश कर रहा है, तो उसके अंदर गट्स होगा तभी ना। और अक्सर लोग ऐसी कंपनी के साथ क्यों निवेश करते हैं, चलने के ऊपर नहीं, लोग पैसे लगाते हैं आइडिया के ऊपर। समझ रहे हो, हाँ नहीं तो बेसिकली आप समझ नहीं रहे, प्रॉफिट देने के लिए आपको ना 10 तरीके के पोर्टफोलियो मिलेंगे। समझ रहे हो, लेकिन जब आइडिया की बात कर रहे हो ना, जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, क्यों मानव विकास संसाधन का विकास होना क्यों जरूरी है, स्किलफुल लेबर मिलेंगे हमको। जब आप ना, अभी आप क्या है ना, 12th क्लास के बच्चों के साथ बैठोगे तो आप वैसी ही बातें करोगे। समझ रहे हो, लेकिन आप 45 साल के आईएएस ऑफिसर के साथ बैठोगे तो आपका इंटेलेक्ट दूसरे लेवल पे काम करेगा, आप इंसान वही रहोगे। समझ रहे हो ना, केवल सर्कमस्टांसेस की वजह से। और क्या है एंजल इन्वेस्टर, क्या है, क्यों इसको एंजल इन्वेस्टर बोला गया, ये स्टार्टअप कंपनी है, कोई श्योर नहीं है कि ये हमें प्रॉफिट ही देगा। आप समझ रहे हो, ये डूब भी सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर जो ऐसे में निवेश कर रहा है, मतलब आपके मार्केट में क्या है, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको पूंजी प्रदान कर रहा है। मतलब उसका अगर जो भी इनोवेशन है वो सक्सेसफुल हो गया, तो किसका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये है, इसके आगे कल करते हैं। इनइक्वालिटी को, करप्शन, इनइक्वालिटी